तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखने से पहले हेनरी का नियम जो है ख़त्म करेंगे। हेनरी का नियम 5 मिनट की क्लास है, बहुत बड़ी क्लास है नहीं, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आज इस चैप्टर को समाप्त माना जाए। अब जो न्यूमेरिकल अगर आप कल पूछेंगे वो न्यूमेरिकल हम बताएंगे। जब तक आप पूछेंगे, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक न्यूमेरिकल चलता रहेगा, तब तक ये चैप्टर चलता रहेगा। उसके बाद सारे टॉपिक सारे चैप्टर के हम लोगों ने कवर कर लिए। आज की क्लास के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। हेनरीज लॉ। हेनरी ने एक नियम दिया था, जैसे राउल्ट ने दिया, जैसे वानथॉफ ने दिया, वैसे ही हेनरी ने भी अपना एक नियम दिया। हेनरी का जो नियम है वो किस पर लागू होता है? पहली बात, क्या ये ठोस प्लस द्रव वाले विलयन पर लागू होता है? कहो नहीं। क्या ये ठोस प्लस द्रव वाले पे लागू होता है? बोलो नहीं लागू होता है। किस पर लागू होता है? क्या ये द्रव प्लस द्रव पर लागू होता है? क्या ये द्रव प्लस द्रव पर लागू होता है? बोलो नहीं। क्या ये द्रव प्लस गैस पर लागू होता है? क्या ये गैस प्लस द्रव पर लागू होता है? बोलो हाँ। क्या ये गैस प्लस गैस पर लागू होता है? क्या ये गैस पर लागू होता है? कहो नहीं। कहो। तो अगर किसी ने सवाल पूछा, ऑब्जेक्टिव में कभी आ गया कि हेनरी का नियम किस विलयन के लिए लागू होता है, तो गैस, द्रव में गैस, इसको कहते हैं द्रव में गैस। तो द्रव में अगर गैस घुलनशील हो, घुली हुई हो, तो वहाँ पे हेनरी का नियम लागू होता है। यहाँ पे जो गैस है, अब इस केस में हम लोग चूंकि विलयन पढ़ रखे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में भैया कोई समझा बता देना। तो द्रव में गैस, ठीक है। तो द्रव में जो गैस है, पहली चीज, द्रव की अपनी क्षमता है। इसको हम लोग संतृप्त विलयन में पढ़ चुके हैं कि द्रव की अपनी क्या है? अपनी क्षमता है। किस बात की क्षमता है? गैसों को घोलने की, गैसों के घुलनशील होने की, है ना। तो द्रव की अपनी क्या क्षमता है? गैसों के घुलनशील होने की। यानी कि यहां से एक टॉपिक आ रहा है संतृप्त। गैसों की घुलनशीलता यानी गैसों की विलयता। कितना गैस वह द्रव घोल सकता है, वही गैसों की क्या है? विलयता। और ये जो गैस है, हाँ द्रव की होगी, द्रव की कह देते हैं इसको। बात तो सही है कि द्रव की विलयता होगी। भाई द्रव अपनी क्षमता से गैस को जितनी मात्रा में घोल ले, तो गैस की वही मात्रा उस द्रव की भी क्यों होगी? आप कहो विलयन की होगी, है भाई। द्रव की कैसी विलयता? विलयन की विलयता। तो विलयन में विलायक के द्वारा जो विलय अधिकतम घोला गया, पूरा संतृप्त बनाने तक जो घोला गया है मात्रा, वही क्या होगी? विलयन की विलयता होगी। गैस चूंकि द्रव में उपस्थित है, इसलिए इस गैस का अपना उस द्रव में या उस विलयन में क्या होगा? आंशिक दाब होगा। बोलो हाँ या ना। अब कह दो सर ये आंशिक दाब किसका होगा? किसका होगा? गैस का होगा। ठीक ठीक है ना। दूसरी बात, द्रव में गैस घुला हुआ है, तो एक और इंडिकेट कर रहा है कि गैस की अपनी क्या होगी? मोल प्रभाज भी होगा।
क्या होगा, और इस गैस के मोल प्रभाव को यक्स गैस बताते हैं। हेनरी का नियम, आंशिक दाब, विलेय की विलेयता और गैस के मोल प्रभाव में आपसी संबंध व्यक्त करती है। और वो संबंध क्या है कि स्थिर ताप पर जानने से पहले आरंभ बैच केमिस्ट्री की 12th शुरू हो गई है। फीस कितनी है? 999। गैस की जो विलेयता, फिर कह रहे हो गैस की विलेयता थोड़ी होगी, तो हम यहाँ पे स्थिर ताप पर रखते हैं। किस पर? स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस की विलेयता, फिर विलयन की विलेयता, ठीक है, विलेयता, यस, उस विलयन में या उस द्रव में घुले हुए गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। पी गैस, इतिहास गवाह प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक कांस्टेंट की एच आ जाएगा, जहां की एच क्या है? हेनरी स्थिरांक। क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए, ये तो पहला नियम बता दिया उन्होंने। दूसरा भी स्थिर ताप पर गैस का जो आंशिक दाब है वो उस द्रव में घुले हुए गैस के मोल प्रभाव के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि P इक्वल टू के एच इंटू यक्स। जबकि की एच क्या है इसके लिए भी, और ये दो नियम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेनरी का नियम। ठीक, नोट कर लीजिए। अब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। हाँ मिलेगा, अरे पीडीएफ तो मिलेगा। मिलता है कि नहीं डेली? डेली मिलता है कि नहीं? हमको सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, चेहरा पहचान तो रहे ही होंगे। अरे यार, मस्तक बैच कक्षा 10 गणित कितना एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, कुछ पढ़ा भी लीजिए। कक्षा 10 की गणित अंकित सर से पढ़िए प्रतिदिन सुबह 7 बजे। किस पर? यूट्यूब चैनल पर। कुछ नहीं करना है, सर्च करना है, जस्ट देख भी वहीं रहे होंगे। सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, सुबह 7 बजे। चलिए न्यूमेरिकल फटाफट बोलिए। न्यूमेरिकल फटाफट बोलिए। हाँ, सूर्यांश का न्यूमेरिकल है। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या? 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। C6H5। अरे पता है, C6H5 COOH dissolved in डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। 20। बताया हूं इसको, बताया हूं क्या? बेंजीन। आगे shows a depression in freezing point। क्या? shows a depression in freezing सो point। सोच क्या होता है? अच्छा, सॉज। हाँ SHOWS। अच्छा, SH सॉज।
A depression in freezing point. A depression In freezing point. in freezing point Equal to equal to 1.62 Kelvin. 1.62 Kelvin. Kelvin. kg mole inverse. kg mole inverse. Next. What is the percentage association? What is the percentage of dissociation? Association. एसोसिएशन, डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन। इसका मतलब संगुणित होना, एसोसिएशन मतलब, और डिसोसिएशन मतलब वियोजित होना। आगे Of acid ऑफ एसिड, if it forms ऑफ एसिड इफ it forms इट फॉर्म्स double molecules डबल मॉलिक्यूल in solution. इन Solution. सॉल्यूशन। लो हिंट भी दे दिया, ठीक है, पक्का यही याद करना भैया। देखो पहले तो कह रहा है डबल, क्या हो रहा है, एसोसिएशन किसका, विलेय कौन, बेंजोइक एसिड। तो C6H5COOH के दो अणु मिलकर क्या हो रहे हैं, C6H5COOH के एक अणु बना रहे हैं, संगुणित हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना। प्रारंभ में ये कितना रहा होगा, 1, तब ये कितना रहा होगा, 0, बाद में इसमें से कितना निकला होगा, अल्फा, तो कितना बना होगा, अल्फा/2। बोलो कोई समस्या किसी को, कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई झंझट। तो I इक्वल टू क्या होने वाला है, अतः I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 अपान 1 प्लस 0। बोलो हाँ या ना, बोल दो। यहां से हम निकालेंगे तो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/2, यानी अल्फा/2 इक्वल टू 1 माइनस I। बोलो हाँ या ना। तो अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस I। देखो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है, प्रारंभ में 1 था और अल्फा निकला, तो परसेंटेज होगा अल्फा अपान 1 इंटू 100। ये बात क्लियर। हमको अगर I मिल जाए तो अल्फा आ जाएगा, I कहां से आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या वी नो दैट, ये इक्वेशन फर्स्ट क्या जानते हो, डेल टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्लू अपान एम बटा कैपिटल डब्लू गुणे एक 1000। ठीक, डेल टी एफ कितना है, 1.4। आई याद करना है, के एफ कितना है, 1.4 नहीं सर, 1.62. 1.62 आई इंटू के एफ कितना दिया है, के एफ कितना दिया है, दिया है ब्रैकेट में करके, आई दी किताब कहाँ है, सर की आप बैग में है ना। और ना पता हो तो वो टेबल निकालिए जिसमें बेंजीन का के एफ दिया होता है, 1000 से गुणा वाला टेबल मैंने कहा था लिखने के लिए। कितने लोग लिखे हैं अपने नोट्स में टेबल, केवल आदित्य। किताब ढूंढना पड़ता है दीदी, पढ़ना पड़ता है किताब। सर क्वेश्चन पूरा नहीं बोले क्या सब जीत दिए क्वेश्चन पूरा नहीं बोले हैं? क्यों ए भैया, 5.12 क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं बोले? पूरा बोले, एक लाइन छोड़ दिया, 3 लाइन छोड़, एक लाइन 4.9 बोलिए बोलिए आगे, क्वेश्चन के आगे क्या लिखा है? सर केएफ की वैल्यू दी है 4.9 के एफ दिया है भैया यहाँ, के एफ इक्वल टू 4.9 4.9। ऐसे मजाक मत करा करिए यार।
और डब्लू कितना है? डब्लू 2 बटा अणुभार, बेंजोइक एसिड का अणुभार कितना होगा? 78 और 12 90 और 32 और बटा कैपिटल डब्लू कितना है और गुड़े 1000। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1.62 गुड़े 25 गुड़े 122 बटा 4.9 गुड़े 2 गुड़े 1000। क्या कोई कुछ कटेगा? वो तो कटेगा ही। और कुछ? दशमलव से तो आई इक्वल टू 61 गुड़े 0.405 और बराबर भागे कितने से? 49। पक्का? कितना आ रहा है? 0.5041 अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भैया? अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 0.5041। कहाँ 61 है? तो किया ना 0.405 से गुणा। देख नहीं रहे थे क्या? कहीं और दिमाग भटक गया था भैया आपका? हैं? 2 गुड़े 1 में से 0 तो 9 5 9 4 और इसका गुणा कर दीजिए दुगुना। 9 दूनी 18 हाथ से लगे 1, 5 दूनी 10 1 11 हाथ से लगे 1, 9 दूनी 18 1 19 हाथ से लगे 1, 4 दूनी 8 1 सॉरी ठीक। कोई दिक्कत? तो यहां पे आपका हो जाएगा अतः परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू 1 अल्फा अपान 1 इंटू 100 यानी 0.9918 गुड़े 100 यानी 99.18%। कर लीजिए। सौरभ कोई दिक्कत? पाठ कोई दिक्कत? कर लीजिए। नेक्स्ट अगला पूछिए। पूछिए पूछिए पूछिए। जिस दिन पूछना बंद उस दिन ये चैप्टर बंद, और तब तक नोट सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। What is the freezing point? What is the Freezing point. 0.4 molar solution. freezing point? 4 molar
फॉर क्या बोल रहे हैं? 0.4 मोलर solution of acetic acid in benzene. एसिटिक एसिड की स्पेलिंग ये मत कहना नहीं आता। क्या होता है? In benzene, एन in बेंजीन which इन विच it इन विच dimerizes इन विच द इन विच it इट di डी आई yme यमी r आर I आई se यस ई yes यस to the डाइमराइज है। आगे एक yes भी लगा देख लीजिए। डाइमराइज द्विगुणन। दो डाई माने दो और डाइमर डाइमर माने दो अणु। दो अणुओं का क्या हो रहा है? संगुणन। to टू the द extent of 85% क्या extent एक्सटेंट 85% freezing point of benzene फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is 278.4 278.4 Kelvin Kelvin and its molar heat and its molar heat of fusion of fusion is फ्यूजन का मतलब समझते हो? फिजन और फ्यूजन में अंतर होता है। वो गलन क्या कहते हैं? गलन कहते हैं कि गलन ही कहते हैं ना? फ्यूजन माने आगे आगे बोलिए। is इज 10.042 10.042 kilojoule mole inverse किलो जूल मोल इनवर्स। आगे हमको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट याद करना है। हमको सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, उसके हिमांक में अवनमन कितना हुआ? तो 278.4 से कम ही आएगा, पहली बात, क्योंकि उसका हिमांक में अवनमन होगा, तो 278.4 से कम ही होगा। और दूसरा चीज, और दूसरी बात, डबल हो रहा है क्या? डाइमर हो रहा है क्या? कहां गया? डाइमराइज हो रहा है, दो अणुओं का संगुणन हो रहा है। यानी यहां एंट्री लगेगी किसकी? आई की। क्या लगेगी? अल्फा दिया गया है परसेंटेज के रूप में 85%। अल्फा दिया गया है, हमको केएफ नहीं दिया है। कि दिया है? तो केएफ का हिंट दिया है, मोलर हीट, वही गुप्त उष्मा, गलन उष्मा, है ना? जानते हो ना? 2t² /1000 यल। लेकिन वो जो 2t² लगाते हैं वो कैलोरी में आता है कि जूल में? कैलोरी में आता है। हमको किस में चाहिए? जूल को भी किस में कन्वर्ट करना है? ये बात ध्यान रखना। तो यहां से सबसे पहले हमको क्या चाहिए? केएफ चाहिए। क्या चाहिए? तो लिखो, वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला? केएफ इक्वल टू RT² भैया। यल। क्या आप जानते हो? क्या जानते हो? है ना?
आर हमको किस में रखना है? जूल में। किस में रखना है भैया? तो जूल में रखने के लिए हम कितना रखेंगे? 8.314। याद है? और कितना दिया है? 1000। और यल किस में रखा जाता है? जूल में, ना कि। और यहां किस में दिया है? कितना? तो इसको रख दीजिए 10,000 जूल। कोई दिक्कत? बोलो। तो आइए गुणा करते हैं। 8.314 गुणे 200 दशमलव, फिर गुणे 0.4। कितना आया? भाग्य पहले किससे करेंगे? 1000 से। बराबर फिर किससे करेंगे? 10,042। बोलो हाँ या ना? कितना आएगा? 0.0641। ये क्या आया? KF। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हमको चाहिए I निकालने के लिए, तो I निकाल लेते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हो कि डेल TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोललता, मोललिटी। I कितना है? डेल TF I है। ओहो, I नहीं है, ज्ञात। आइए I ज्ञात कर लेते हैं पहले। अब भैया यहाँ चलिए, अभी आप आना, ठीक है? थोड़ी देर बाद। नाउ रिएक्शन किसका? एसिटिक एसिड। कैसे? 2 अणु। किसमें? बोलो। प्रारंभ में कितना रहा होगा? तब ये बाद में 1 में से 0.85, 85% डिसोसिएट हो गया। सॉरी एसोसिएट हो गया। तो ये 0.85 से ये कितना बनेगा? क्या बोले? क्या बोले भाई? 2 का आधा होता है, तो 0.85 का कितना होगा? यही ना? तो ये कितना बचा? अब बताओ I क्या होगा? बोलो, जोड़ो। 5 7 5 होगा भैया। 0.57 रख दीजिए। KF कितना है? 0.641। और गुणे मोलरता कितना है? गुणा कर दीजिए। जीरो 575 और 0.4 ना? कितना है? 0.0147। अतः फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल टू बिलियन का हिमांक क्या होगा, विलायक का हिमांक माइनस विलायक के हिमांक में अवनमन। तो विलायक का हिमांक कितना है, और माइनस कितने का अवनमन, कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गए, 9 में से 4 गए, 9 में से 1 गए, 3 में से 0 गए, किसका सवाल था, अभय? अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, असंभव। कितना आ रहा है, 277.25। कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, कहाँ, घटाने में गड़बड़ी हुई है ना, नहीं घटाने में गड़बड़ी नहीं, नहीं भैया देख लो अपने हिसाब से, कैलकुलेशन देख लीजिए, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। माइनर सा कितने का अंतर आ रहा है, उतना चलता है, अपना देख लो, कैलकुलेशन देख लो, बाकी प्रोसेस यही है। कहीं गुणा भाग में हो गया होगा। आपका कितना आ रहा है बता रहे हो, 277.25। ये 0.0147 आ रहा है कि 1.47 जरा घटाइए तो, मैं जो कह रहा हूँ 1.47 घटाइए तो, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं करोगे। हाँ नहीं तब नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस यही है, ठीक है। नेक्स्ट, देखो भैया पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं काम चलेगा। चैप्टर हो चुका है समाप्त, तो आप पढ़िए, और ना पढ़िए अस्मित तो नोट्स बनाइए। कंप्लीट है, नहीं झूठ बोल रहा, मांग के पूरा कर लेंगे, कर लिए नहीं यार, अरे वाह बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।